भारत में इसी साल लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये चुनाव भारत में 5 साल पे होता है और इस साल 2024 में ये चुनाव होना था और ये चुनाव 19 अप्रैल 2024 से लेकर के 1 जून 2024 तक चला और 4 जून को इस चुनाव के नतीजे आ गए। और ये जो नतीजे आए, ये नतीजे सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौंका दिए, क्योंकि इस नतीजे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला जिससे वो अपनी सरकार बना सके। उसके बाद लोग समझ गए कि अब भारत में कॉलिशन गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, इस नतीजे के बाद न केवल बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बल्कि काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज तक को झटका लगी। जो बीजेपी दावा कर रही थी कि वो इस इलेक्शन में 400 प्लस सीट्स लाएंगी, वो केवल 240 सीट्स ही ला पाई। तो वहीं उसका अलायंस एनडीए 300 को भी क्रॉस नहीं कर पाया और 293 सीट्स ही ला पाई। वहीं कांग्रेस पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन की, 99 सीट्स जीती। तो वहीं इंडिया गठबंधन अनएक्सपेक्टेडली 235 सीट्स जीतने में सक्सेसफुल रही, जो कि उनकी एक काफ़ी बड़ी जीत मानी जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने 62 सीट्स लूज़ कर दिए 2019 के इलेक्शन के मुकाबले। इन सारे रिजल्ट्स को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाता है कि बीजेपी को कुछ राज्यों में काफ़ी बड़े झटके लगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, झारखंड और बिहार और साथ ही साथ महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में बीजेपी की हार एनडीए और बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा चुभ रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि आखिर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार क्यों हुई, क्या वो फैक्टर और क्या वो कॉजेज़ रहे, वो रीजंस रहे जिसके वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रांग पार्टी मानी जा रही थी। बीजेपी के बारे में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो ये बता रहे थे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप कर सकती है और 80 में से 75 से 72 सीटें जीत सकती है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की हार हो गई और उसके पीछे की कारण और वजह क्या रही, अब आगे इस वीडियो में हम उस चीज़ को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि बीजेपी को कम सीट और दूसरे राज्यों में क्यों आई। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की नक्शा पे आप इस क्षेत्र को देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के नक्शा पे जो ये आपको हरे रंग में क्षेत्र दिख रहा है, इसको पूर्वांचल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्वांचल का भाग है जो कि पूर्व में बिहार से लगता है और उत्तर में नेपाल से इसकी सीमा लगती है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफ़ी ज़्यादा पकड़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजपूत वोटर्स और जो भी बीजेपी के जनरल वोटर्स है उनकी संख्या ज़्यादा है। उसके बावजूद इस क्षेत्र में बीजेपी हार गई और इस क्षेत्र की वजह से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इसके पीछे की वजह क्या रही, तो इसके पीछे की कई सारी वजह हैं, जिसमें से सबसे पहले वजह रहा यहाँ पे सही से टिकट नहीं बांटना। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, जैसे कि ब्रिजभूषण सिंह और भी कई सारे जिनको कैंडिडेट्स के रूप में टिकट दिया गया। उसके बाद पेपर लीक जैसे मामले, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हुए पुलिस के, गवर्नमेंट जॉब के, उससे यहाँ के यूथ खुश नहीं थे और वो लगातार सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे री एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए। उसको लेकर के भी सरकार देरी कर रही थी। इस वजह से यहाँ का जो यूथ थे वो एनडीए को नहीं वोट दिए। वहीं यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर्मी ज्वाइन करते हैं जो कि अग्निवीर की वजह से भी यहाँ पे वो बीजेपी को वोट नहीं दिए। वहीं उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे सपा को सबसे ज़्यादा सीटें आई। उत्तर प्रदेश में सपा ने क्या किया, इंडिया अलायंस ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, अग्निपथ, एमएसपी, पेपर लीक और गवर्नमेंट जॉब जैसे सोशल इश्यूज़ को उठाएं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिला। और इसी रिजल्ट्स के आधार पे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में ही बीजेपी को डिफीट कर दिया, उनके किला को भेद दिया और भाजपा यहाँ पे चूक कर गई। भाजपा केवल और केवल एक ही मुद्दे पे ओवर डिपेंडेंट हो गई और वो था राम मंदिर और रिलीजियस इशू, जिसको लेकर के भाजपा उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस थी कि वो सीटें निकाल लेंगी। लेकिन वहाँ के जो लोकल और सोशल इश्यूज थे उसको इग्नोर किया गया, बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। जो अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन और अग्निपथ और पेपर लीक से जुड़े हुए जो मामले थे, बीजेपी ने उसे इग्नोर किया, लोकल प्रॉब्लम को इग्नोर किया, गलत कैंडिडेट को टिकट दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बीजेपी की हार हुई और यही उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, जी हाँ दोस्तों, पूर्वी की तो हमने बात कर ली, अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें
तो इसको हरित प्रदेश भी कहा जाता है। ये हरियाणा से सटा हुआ प्रांत है, ये जगह है जहाँ पे कृषि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है। यहाँ पे किसानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र में बीजेपी क्यों हार गई। उसके पीछे का कारण था एमएसपी नहीं बढ़ाना और जो फार्मर्स लॉ लाए गए थे सरकार के द्वारा, उस वजह से फार्मर का लगातार प्रोटेस्ट होना और एमएसपी को नहीं बढ़ाए जाने को लेकर के यहाँ से काफ़ी ज़्यादा किसान नाराज़ थे। और उसके अलावा जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वजह से भी वहाँ पे जो किसानों के साथ किया गया, उससे किसान और भी ज़्यादा गुस्से में थे, जिस वजह से बीजेपी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद अगर हम दूसरे स्टेट राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी के हार की वजह रही काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अगर हरियाणा का इम्पैक्ट हम कहें तो वो वेस्टर्न यूपी पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा, जिसकी वजह से भाजपा को वेस्टर्न यूपी में हाथ धोना पड़ा और इस वजह से वहाँ पे फिर से एक बार इंडिया अलायंस अपर एज लेकर के निकल गई और यहीं पे बीजेपी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से हार गई। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना की पार्टी में टूट आई थी और उसके बाद एक फैक्शन बीजेपी के साथ चला गया, उसके बाद शरद पवार की एनसीपी में टूट आई और एक फैक्शन बीजेपी के साथ चला गया और इस स्प्लिट की वजह से वोटर्स बटे और इस वोट के बटने की वजह से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जादू काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी वो लोकल मुद्दे को लेकर के नहीं चल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सीटों के मामले में, लोकसभा के सीटों के मामले में भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, और दो बड़े राज्यों में इस तरीके से हार बीजेपी को पूरी तरीके से इस लोकसभा इलेक्शन में बैक फुट पे ले गई। उसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी काफ़ी सारे सीटें हार गई। और इस हार की वजह आखिर क्या रही? जी हाँ दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको बताएं, लेकिन इन सभी स्टेट्स में हार की वजह रही यहाँ पे रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट देना सबसे पहली वजह, और दूसरी वजह ये रही कि यहाँ पे वो अच्छे से अपने बातों को कर नहीं पाए। जो कि ये 400 पार का स्लोगन दे रहे थे, 350 प्लस इटसेल्फ वो कह रहे थे बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी 240 सीटें ही जीत पाई और अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये थर्ड टर्म था। ऐसा देखा गया है कि इंडिया में जब कोई भी सरकार तीसरी बार आती है तो उसको काफ़ी कम सीटें मिलती है, वो तीसरी बार खुद को रिपीट नहीं कर पाती है। और बीजेपी के साथ भी कुछ इसी तरीके के सिनेरियोज़ हम सभी को देखने को मिले। लेकिन बीजेपी के हार में सबसे बड़ा जिम्मेदार जो रहा वो था लोकल मुद्दे को ना उठा करके रिलीजियस इशू को उठाना। वहीं बीजेपी के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का बात है वो है टीडीपी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 16 सीटें जीती, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटें जीती, जिस वजह से बीजेपी की अलायंस एनडीए अभी सरकार बनाने की स्थिति में है। तो वहीं एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी ने भी 5 सीटें बिहार में जीती। उसके बाद आरएलडी और जेएनएस ने 2-2 सीटें, और भी कई सारे अदर्स थे, जिसके बदौलत अब एनडीए का एक कोalition गवर्नमेंट बनने जा रहा है, जिसको 293 सीट्स मिले हैं। और 9 जून को प्रधानमंत्री ने इस पद की शपथ भी ले ली है। वहीं अगर हम जेडीयू और टीडीपी की बात करें तो वो दोनों को मिलाए तो 28 सीटें होती हैं और मेजॉरिटी मार्क 272 की है। और अगर हम 293 में से 28 को घटा दे तो 265 हो जाता है। यानी कि ये जो सरकार है वो जेडीयू और टीडीपी पे काफ़ी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक ने भी अपना स्टैंड एनडीए के साथ ना रख के दूसरे पार्टी के साथ रखा तो बीजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो ये दोनों एकदम लास्ट में इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए थे। तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले 6 से 10 महीने या फिर अप्रॉक्स 1 साल बाद ये फिर से अपने अलायंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल अभी तक नरेंद्र मोदी के साथ हैं और मजबूती से ये सरकार बना लिए हैं और इनके मंत्री भी बना दिए गए हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी सब कुछ एनडीए का पक्ष में है। एनडीए ने अपना एक कोalition गवर्नमेंट बना लिया है और अभी की जो सिचुएशन है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। जो अपोजिशन है वो अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन में है। वो देख रही है कि जैसे जैसे सरकार आगे चलेगी और कोई प्रॉब्लम्स हुई तो वो यहाँ पे उसको कैपिटलाइज करेगी और ख़ुद की सरकार यानी इंडिया अलायंस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।